मिसेस रिचर्ड ने उसको मारकर नीचे रखते हुए देखा, ना उसको सीट की तरफ वापस जाते हुए देखा। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि डायग्राम जो उन्होंने बनाने में 10 मिनट लगाए थे उसने कम वक्त में बना दिया, वो भी इतना बेहतरीन कि उनको उसमें कोई गलती नजर नहीं आई। कुछ शर्मिंदा होते हुए उन्होंने लड़के की तरफ देखा। एक मर्तबा फिर से वो विंडो के बाहर देख रहा था। वसीम ने तीसरी दफा दरवाजा खटखटाया। इस दफा उसने इमामा की आवाज सुनी। कौन है? इमामा, मैं हूं, दरवाजा खोलो। वसीम ने पीछे होते हुए कहा। अंदर से खामोशी थी। वसीम ने दरवाजा खोला। इमामा अपने बिस्तर की तरफ पीट करके चल पड़ी। इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? वक्त से पहले क्यों सो गई हो? अभी तो 10 बजे हैं। वसीम ने अंदर आते हुए जवाब दिया। मुझे नींद आ रही थी। वो बिस्तर पर बैठ गई। वसीम ने उसे देखकर परेशानी महसूस की। क्या तुम रो रही थी? यह एक इखलाकी सवाल था। इमामा की आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी और वो नजर चुरा रही थी। नहीं नहीं, मैं नहीं रो रही थी, बस सर में दर्द था। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। वसीम ने उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़कर उसका हरकत चेक किया। बुखार तो नहीं है? उसने फिक्र से पूछा, फिर उसका हाथ छोड़ दिया। तुम्हें बुखार नहीं है, शायद तुम्हें दर्द की टेबलेट लेना चाहिए। मैं ले चुकी हूँ। अच्छा, फिर सो जाओ। मैं तुमसे बात करना आया था, मगर तुम इस हालत में नहीं हो। वसीम ने कमरा छोड़ने के लिए कहा। इमामा ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसे दरवाज़ा बंद कर दिया। जब वसीम निकल गया, बिस्तर पर लेटकर उसने अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया और वो फिर से रो रही थी। 13 साल का लड़का टीवी पर म्यूजिक शो देखने में मशरूफ था। जब तैयबा ने झाँका, उसने अपने बेटे को कुछ देर देखा और फिर कुछ परेशानी से कमरे में दाखिल हुई। क्या हो रहा है? मैं टीवी देख रहा हूँ, उसने बगैर उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया। टीवी देख रहे हो? खुदा के लिए तुम्हें पता है कि तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया है? तैयबा ने उसके सामने खड़े होकर पूछा। तो क्या? उसने चिढ़ कर जवाब दिया। तो क्या? तुम्हें अपने कमरे में अपनी किताबें लेकर होना चाहिए ना कि यहाँ बैठकर ये बेहुदा शो देख रहे हो। तैयबा ने उससे डांटा। मैं जितना पढ़ा था पढ़ लिया, प्लीज़ रास्ता छोड़ दो। उसके लहजे से उसकी चिड़चिड़ाहट दिख रही थी। फिर भी अंदर जाओ और पढ़ो। तैयबा अपनी ओर अड़ गई। नहीं, मैं नहीं उठूंगा और ना ही अंदर जाकर पढ़ूंगा। मेरा पढ़ना और मेरे पेपर्स मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई की फिक्र होती है तो क्या तुम यहाँ बैठे होते? हट जाओ। उसने तैयबा के लफ्ज़ों को नज़रअंदाज करते हुए उसे रूडली हटने को कहा। मैंने आज तुम्हारे वालिद से बात करूंगी। तैयबा ने धमकी देने की कोशिश की। कर लो बात, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या होगा? वो क्या कर लेंगे? मैं कह चुका हूँ कि मैं अपने इम्तिहान की तैयारी कर ली है। पर फिर तुम्हारा मसला क्या है? ये तुम्हारे फाइनल एग्ज़ाम है, तुम्हें इसकी फ़िक्र करनी चाहिए। तैयबा ने अपनी टोन नरम कर ली। ये तुम्हारा फाइनल एग्ज़ाम है, तुम्हें इसकी फ़िक्र करनी चाहिए। मैं 4 साल का बच्चा नहीं हूँ जो तुम्हें मेरे पीछे लगने की ज़रूरत है। मुझे अपनी जिम्मेदारियों का तुमसे बेहतर अंदाज़ा है। मुझे अपनी फजूल नसीहत से तंग मत करो। तुम्हारे इम्तिहान चल रहे हैं, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। तुम अपने कमरे में होना चाहिए। मैं तुम्हारे वालिद से बात करूँगी। क्या बकवास है। खड़ा होते हुए उसने रिमोट कंट्रोल दीवार पर फेंक दिया और पाँव पटक कर कमरा छोड़ दिया। तैयबा बेहस और जलील महसूस करती हुई उसे देखती रही। नए साल की रात या नए साल का आगाज़ से सिर्फ 30 मिनट पहले 10 या इससे ज़्यादा नौजवान अपनी मोटर बाइक्स पर शहर की सड़कों पर शोर मचा रहे थे। हर किस्म के स्टंट्स कर रहे थे। कुछ ने नए साल के जश्न मनाने के लिए चमकीले हेडबैंड्स पहने हुए थे। 1 घंटा पहले वो शहर एक सुपरमार्केट में थे। लड़कियों को सीटी मारकर छेड़ रहे थे। उनके पास पटाखे भी थे जिन्होंने जश्न के तौर पर चलाए। 12:15 बजे वो जिमखाना क्लब के पार्किंग लॉट में पहुंचे, जहां एक न्यू ईयर का पार्टी जोरों पर थी। इन लड़कों के पास भी पार्टी की दावत थी और उनके वालिदैन पहले से वहां मौजूद थे। जब वो अंदर गए तो 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। कुछ ही देर में हॉल और डांस फ्लोर की रोशनियां बंद कर दी जाएगी। आतिशबाजी के साथ नए साल के खैर मकदम होगा। ये पार्टी रात भर चलेगी। डांसिंग, ड्रिंकिंग, सारी खुशियाँ जिमखाना मैनेजमेंट की तरफ से इस मौके के लिए ख़ास तौर पर मुंतज़िम की गई थी। लाइट्स ऑफ का मतलब था पूरी आज़ादी का इजहार। यही तो लोग देखते आते थे। एक नौजवान जो पार्टी ज्वाइन कर चुका था डांस फ्लोर पर म्यूज़िक के बीट पर रॉक कर रहा था और अपनी परफॉर्मेंस से सबको इम्प्रेस कर रहा था।
जब 12 बजने में सिर्फ 10 सेकंड बाकी थे तो रोशनियाँ बंद हो गई। आवाज़ें और कहाइयों से हॉल भर गया। जब लोग नए साल के शुमार कर रहे थे और ये शोर बढ़ गया। जब घड़ी ने 12 बजाए और हॉल दोबारा रोशन हो गया, नौजवान अब पार्किंग लॉट में थे। उनकी कार के हॉर्न शोर मचा रहे थे। बियर के कैन हाथ में लिए वो नौजवान डांस कर रहे थे। एक कार की छत पर चढ़ गया। उसने अपनी जैकेट से दूसरे बियर के निकाला और एक पार्क की हुई कार के विंड स्क्रीन पर फेंक दिया, जो कि जोरदार धमाके से टूट गया। जब पूरा कैन उससे टकराया, वो कार की छत पर खड़ा था, आराम से अपने हाथ में लिए बियर का कैन पी रहा था। पिछले आधे घंटे से सालार देख रहा था। कमरान वीडियो गेम खेलने की कोशिश कर रहा था। स्कोर वही था और वही रहा, शायद इसीलिए कि कमरान मुश्किल ट्रैक पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। सालार भी लॉन्च में था, नोट्स लिखने में मशरूफ था। कभी कभी वो टीवी स्क्रीन पर नज़र डालता। जब कमरान ज़्यादा पॉइंट्स हासिल करने की कोशिश करता, आधा घंटा गुजर जाता। सालार ने अपने नोटबुक बंद किया, जमाई रोकते हुए अपने पाँव टेबल पर फैलाए और हाथ सर के पीछे रखकर टीवी स्क्रीन पर देखा। जब कमरान ने नया गेम शुरू किया, पिछला राउंड हार चुका था। क्या मसला है कमरान? कुछ नहीं, ये नया गेम लाया हूँ, लेकिन स्कोर करना मुश्किल है, कमरान ने थके हुए लहजे में कहा। मुझे देखने दो। सालार सोफे से उठा और रिमोट कंट्रोल ले लिया। कमरान चुपचाप देखता रहा। पहले सेकंड में सालार उस स्पीड पर रेस कर रहा था जो कमरान कभी नहीं पहुंच सका। जो ट्रैक कमरान के लिए मुश्किल था, वो सालार के लिए बच्चों का खेल। कमरान के लिए मुश्किल था कार को देखना जो इतनी तेज़ स्पीड से रेस कर रही थी, मगर सालार को उस पर पूरा कंट्रोल था। 3 मिनट बाद कमरान ने देखा कार स्पिन हुई, ट्रैक से बाहर चली गई और टुकड़े टुकड़े होकर पड़ गई। कमरान ने मुस्कुराते हुए सालार की तरफ देखा। उससे समझ आया था कि कार क्यों डिस्ट्रॉय हुई। रिमोट कंट्रोल टेबल पर रखते हुए सालार ने अपना नोटबुक उठाया। ये बहुत बोरिंग गेम है, उसने कहा और कमरान के पाँव से उछलकर बाहर चला गया। कमरान ने अपने दांत बीच लिए। जब उसने स्क्रीन पर 7 डिजिट स्कोर देखा, उसने दरवाजे की तरफ देखा। जब सालार निकल गया, वो दोनों फिर से खामोश हो गए। असजद को फिक्र होने लगी, इमामा हमेशा से इतनी खामोश नहीं थी जितनी अब थी। पिछले आधे घंटे में उसने जितनी बात की वो गिन सकता था। उसने उसे बचपन से जानता था। वो एक जिंदा लड़की थी। उनकी मंगनी पे पहले साल में असजद को उसकी सोहबत में खुशी महसूस होती थी। वो इतनी तेज़ और होशियार थी, मगर पिछले कुछ सालों में वो बदल गई थी। और ये तब्दीली तब से ज़्यादा वाज़ेह हुई जब से उसने मेडिकल स्कूल ज्वाइन किया था। असजद को महसूस होता था कि उसके जहन में कुछ चल रहा है। कभी कभी वो फिक्रमंद लगती और कभी कभी वो इतनी ठंडी और दूर दूर सी होती जैसे वो मिलना ख़त्म करना चाहती हो और जल्द से जल्द निकलना चाहती हो। इस मर्तबा भी उसको यही महसूस हो रहा था। मैं अक्सर सोचता हूँ ये सिर्फ मैं हूँ जो हमारी मुलाकात पर जोर देता हूँ। शायद तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम मिलते हैं या नहीं, उसने उदासी से कहा। वो बाग की कुर्सी पर उसके सामने बैठी थी, बाउंड्री वॉल पर चढ़ाई हुई बेलों को देख रही थी। असजद के कहने पर उसने अपनी नज़र उस पर जमा दी। उसने एक तफसी नज़र डाली, मगर वो खामोश रही और उसने अपनी बात को दोहराया। मेरा यहाँ आना तुम्हें फ़र्क नहीं डालता है मामा, क्या मैं सही हूँ? कह सकती हो, कम से कम तुम कह सकती हो नहीं तुम गलत हो। नहीं तुम गलत हो। इमामा ने उसकी बात काट दी। उसका लहजा उतना ही ठंडा था, उसका इजहार उतना ही बेपरवाह था जितना पहले था। असजद ने मायूसी से सांस ली।